Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 20th of September 2023। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी है। हालांकि कल तो क्योंकि एडिशन ही नहीं आया था विनायक चतुर्थी की वजह से, इसलिए कल का वीडियो नहीं आया था। और जो बाकी पीछे के 2 दिन का छूटा है तो हम कोशिश करेंगे उसके लिए भी कुछ आपके लिए कंबाइंड कंसोलिडेटेड वीडियो जो है वो लाई जाए। तो वो जैसे ही टाइम मिलेगा आपके लिए बना दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज सीरियस एलिगेशंस, इंडिया एंड कनाडा स्टेयर एट ए डाउन टर्न इन टाइज आफ्टर ट्रूडोज चार्ज। तो जो रिसेंट अभी दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जो एक चेंज या फिर टशल देखने को मिल रहा है उसके वजह से ये है। और ये इसका जो मेन रीजन ये था, जो पीएम है वहाँ के कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे कि he has tying the killing of Canadian Khalistani leader Hardeep Singh Nizar in June to agents of the government of India and it marks a new low in the unraveling ties। तो एक तरह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफ़ी लो लेवल पे पहुंच गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, कनाडा ने जो है वो एक्सपेल कर दिया सीनियर इंडियन डिप्लोमेट, और इंडिया ने भी इन रिटेलिएशन जो है समन द कनेडियन हाई कमिश्नर एंड एक्सपेल्ड कनाडाज स्टेशन चीफ फॉर इंटेलिजेंस ऑन ट्यूसडे। तो ये दोनों जो है इवेंट्स एक तरह से हुए हैं। उसके बाद अगर व्यूज देखें तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसने एक्यूज किया है कैनेडियन डिप्लोमेट्स को ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज, इंडिकेटिंग दैट मोर डिप्लोमेट्स में बी अंडर स्क्रूटनी। वहीं पे अगर कैनेडियन गवर्नमेंट का स्टैंड देखें तो इट हैज स्पोकन अबाउट द वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ एंड ऑफ कैनेडियन सोवरेनिटी विच कुड इन्वोक अदर एरियाज ऑफ कन्फ्रंटेशन। तो मतलब बाकी एरियाज में भी जो है आपको हमें जो है वो आगे आने वाले टाइम में थोड़े से कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, तो ऑथर ने भी सजेस्ट किया द फर्स्ट स्टेप एट सच अ फ्लोट मोमेंट हैज टू बी सम कोल्ड रिफ्लेक्शन ओवर द नेक्स्ट स्टेप। या आप अगले आने वाले स्टेप्स क्या लेने वाले हैं उसके बारे में आपको सोचना है। फॉर मिस्टर ट्रूडो द प्रायोरिटी मस्ट बी टू पब्लिकली प्रूव हिज वेरी सीरियस एलिगेशंस और एडमिट ही इज अनेबल टू। यानी कि जो वो एलिगेशंस लगाए गए हैं सीरियस एलिगेशन, उनको प्रूव करना जो है पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पब्लिकली आपको उनको मिस्टर ट्रूडो को प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो उनको एडमिट करना चाहिए कि वो ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं और एलिगेशन जो है वो फॉल्स थे, ठीक है ना। India's assertions over Canadian safe havens for anti-India separatist violent खालिस्तानी ग्रुप्स have already been proved। और जो इंडिया ने एलिगेशंस लगाए हैं कि वो जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं, ग्रुप्स हैं इंडिया के अगेंस्ट, जैसे कि खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, उनको वो सपोर्ट करें, वो कई बार जो है पहले ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, बिगिनिंग फ्रॉम द अर्ली 1980s टू मोर रिसेंट टारगेटिंग ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स एंड इंडियन कम्युनिटी सेंटर्स। और ये 1980 से लेकर अब तक कई बार हम इसको जो है प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट निजर द चीफ ऑफ द खालिस्तान टाइगर फोर्स ही वाज वांटेड इन इंडिया। ये जो निजर की बात हो रही है, जिनकी डेथ हुई है, वो पहली बात तो इंडिया में वांटेड थे। दूसरा, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग बिहाइंड टेरर ऑपरेशंस इन पंजाब इन द 1990s के जो पंजाब में टेरर ऑपरेशन थे उसके लिए भी एक्यूज थे। एंड हैड एन इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी उनके अगेंस्ट जो है वो जारी हो चुका है। एंड वाज ए कैनेडियन सिटीजन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और वो कनाडा ने उसको सिटीजनशिप दी हुई थी, तो ये अपने आप में ही सब कुछ खुद ही बता देता है, ठीक है ना। एलिगेशन जो इंडिया को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, वो उससे खुद ही साफ जाहिर हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है बात की गई है कि जो इंडिया ने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनकी कनाडा में 2015 में जो विजिट हुई थी वो 1973 के बाद विजिट हुई थी। और उससे ये आयास लगाई जा रही थी कुछ कि जो ये मिसट्रस्ट है ओवर द खालिस्तान इशू, वो थोड़ा सा जो है वो हो सकता है एड्रेस हो पाए वो इशू, या फिर ये सारी चीज़ें थोड़ी सी साइड रख के जो है कुछ कोऑपरेशन पे बात होगी। लेकिन however after the acrimonious Trudeau Modi meeting on the sidelines of G20 and the latest allegation by Mr. Trudeau, diplomatic niceties are clearly at an एंड। तो ये जो डिप्लोमेटिक नाइस टाइज हैं वो कहीं ना कहीं एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स हैं वो तो एक तरह से पोज पे ऑब्वियस है वो चल ही गई हैं, ठीक है ना। एशियन जाइंट यहाँ पे जो एशिया कप में इंडिया ने जो ट्रम्प हासिल किया उसके रिगार्डिंग ये बताया गया है। बाकी देखते हैं द मंत्रास दैट पावर सक्सेस एट द G20 समिट। तो G20 समिट को सक्सेसफुली हम लोग कंप्लीट कर पाए, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल यहाँ पे लिखा है। तो जो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने बोला है दैट इट इज इंडिया पॉलिसी मंत्राज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीपोलैरिटी एंड द मिडिल वे। 3 चीज़ों को यहाँ पे बताया, मल्टीलेटरलिज्म को, मल्टीपोलैरिटी को और मिडिल वे, मिडिल पाथ जिसको हम बोलते हैं, ये ना उसको बताया कि ये तीनों मंत्र थे जिन्होंने जो है जो भारत मंडपम आपको याद रखना है, ये वेन्यू था G20 समिट का दिल्ली में। ये प्रगति मैदान में जो है ये भारत मंडपम जो है वो
वेन्यू बनाया गया था, ठीक है ना? तो वहाँ पे जो है सक्सेस के लिए 3 मंत्र जो है ऑथर ने यहाँ पे बताए हैं। तो मल्टीलेटरिज्म फैक्टर के ऑथर ने यहाँ पे हाइलाइट किया है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक, यहाँ पे आपको G7 कंट्रीज़ के ग्रुप को याद रखना है, उसमें कौन-कौन मेंबर थे, फ्री में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। इसको लीड कर रहा था G7 की जो प्रेसिडेंट है वो जापान के पास थी, और जापान ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था जो कंसेंसस बिल्ड हुआ था G20 में स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन इशू करने के लिए, ठीक है ना? फिर दूसरा है द यूरोपियन यूनियन और यूएस allies ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया मेड द लार्जर पार्ट ऑफ दिस कंसेशन by agreeing to the removal of direct pointers to the Russia in operative paragraph that refer to war in the Ukraine। डायरेक्ट रेफरेंस उसको नहीं गई, और जो रशिया का मेंशन भी हुआ है वो जो एक स्टेटमेंट में वो पॉजिटिव टर्म्स में हुआ है, pertaining to the Black Sea Grain Initiative के टर्म्स में हुआ है, and the desire of all members to revise the mechanism that would give Russia more access to the international SWIFT financial system and in return a removal of blocks to Ukrainian grain export। तो जो ग्रेन एक्सपोर्ट जो ब्लॉक कर दिया गया उसके रिगार्डिंग कि आप उसको जो है फिर से मतलब एक तरह से रिवाइव करने की बात यहाँ पे की है। तो पॉजिटिव टर्म में जो रशिया को रेफर किया गया था। तो ये फिर उसने ये बताया कि अगर न्यू दिल्ली जो है फेल हो जाती, क्योंकि जो अल्टीमेट ऑप्शन दिए गए थे वो ये दिए गए थे, उसने बताया कि या तो आप जो लास्ट मोमेंट पे जो पैराग्राफ दिया गया था या तो आप उसको एग्री करिए या फिर G20 जो है वो एंड हो जाएगा। तो अगर नई दिल्ली का कंसेंसस नहीं आता, मतलब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नहीं होता और हम फेल हो जाते टू फाइंड कंसेंसस एट द G20, द फियर वाज दैट द G20 इटसेल्फ वुड फ्रेगमेंट हो जाता किसी में, क्योंकि G7 वेस्टर्न ब्लॉक है। ब्रिक्स जो है वो ऑलरेडी एक ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, हालांकि अब इसमें 11 मेंबर हो गए हैं। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स में जो है वो टूट जाता, ठीक है ना? वहीं पे ऑथर ने यहाँ पे जो कंसेंसस आने में सफलता जो मिली है उसके लिए इक्वली उसने बोला है कि इक्वली सिग्निफिकेंट जो रहा है वो रहा है ट्रोइका प्लस। ट्रोइका प्लस इसलिए बोला है क्योंकि कंबाइन है इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का। तो इंडोनेशिया जो है पिछला जिस पे प्रेसिडेंसी थी, इंडिया पे करंट प्रेसिडेंसी थी और ब्राजील पे नेक्स्ट प्रेसिडेंसी, उसी के अलावा साउथ अफ्रीका पे जो आने वाले टाइम में प्रेसिडेंसी आनी है। द फर्स्ट सच सीरीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बी होस्ट या फ्यूचर होस्ट ऑफ द G20 व्हिच प्रपोज द विनिंग फॉर्मुलेशन ऑन द यूक्रेन। उनके एफर्ट्स की वजह से जो है ये यूक्रेन वाले इशू पे जो है हम लोग एड्रेस कर पाए या कंसेंसस ला पाए। इवेंचुअली द आउटकम ऑफ स्ट्रेंथन द G20 इटसेल्फ, और ये जो आउटकम आया उसने कहीं ना कहीं G20 को खुद ही मजबूत करने का काम किया है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पुल्ड ऑफ ए कंसेंसस 2 years in a row despite the polling war in Ukraine। जो 2 साल से कंसेंसस नहीं आ रहा था उसको हम लाने में सफल हुए हैं। देयर इज नो मीन फियट given that the United Nations Security Council has not been able to forge a single non-vetoed resolution on the Ukraine issue since February 2022। और इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी पिछले 2022 फरवरी से जो है कोई ऐसा कंसेंसस या एक सिंगल नॉन विटोड रेजोल्यूशन लाने में सफल नहीं हो पाया। उसके बावजूद जो है G20 सक्सेसफुली ये कंसेंसस लेके आया है। तो ये एक अच्छी बात है, हम कह सकते हैं कि अच्छा अचीवमेंट है। सपोर्ट फॉर ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये मल्टीलेटरिज्म की बात थी। मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करें अगर तो दूसरी साइड अगर देखते हैं तो G20 समिट की सक्सेस जो है इट केम फ्रॉम द ग्रोइंग सपोर्ट फॉर ए मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात, वन विच इंडिया हैज बीन अ लीडिंग वोटरी ऑफ। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात जिसकी बात इंडिया करता है, जिसको इंडिया लीड कर रहा है, और इंडिया कह रहा है कि मल्टीपोलर की तरफ हमें बाईपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड से शिफ्ट होकर मल्टीपोलर की तरफ जानी है, वो कहीं ना कहीं उसमें उसके लिए सपोर्ट देखने को मिला है, ठीक है ना? अमेरिका देखते हैं तो वो चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, वहीं चाइना जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड की बात करता है कि जहाँ पे चाइना जो है सिर्फ ओनली चैलेंजर के रूप में बताता है अपने आप को अमेरिका के। और वहीं पे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया सॉर्ट करता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो होना चाहिए। तो बाकी तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे यूएस ने वो किया, कैसे चाइना ने जो इन्फ्लुएंस कर रखा है, बाकी सारे वो है। हाँ, आपके लिए मेंस में अगर या कभी कुछ राइटिंग के लिए क्वेश्चन आता है कि द मैनर ऑफ चाइनाज राइज हैज आल्सो, कैसे उस तरह से उसने डिस्कम्फर्ट कर रखा है, तो उसके लिए आप 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। जो चाइना की गुडविल है, इट हैज बीन डिप्लीटेड बाय इट्स एक्शंस सच एज दोज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, its predatory financing of small countries as well as its aggression towards its neighbors that includes transgressing boundaries with countries that include India। तो ये 3 मेन इश्यूज हैं जिनको आप लिख सकते हैं, जिनकी वजह से जो चाइना का मैनर है उसको उसने किस तरीके से डिस्कम्फर्ट को स्प्रेड कर रखा है रीजन में, आप उसको बता सकते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर देखें तो थर्ड पोल किसको रेफर करते हैं हम, जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है उसको थर्ड पोल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट हैज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस एंड स्नो आउटसाइड द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये आप प्री के लिए याद रखेंगे कि थर्ड पोल किसको कहते हैं, हिंदू कुश हिमालयन रीजन को बोला जाता है ज्योग्राफिकल टर्म्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा आइस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद इसी रीजन पे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस और स्नो जो है वो देखने को मिलता है आउटसाइड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेकिन अगर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखें तो जो ग्लोबल साउथ है, इट इज नाउ सीन एज द थर्ड पोल एंड मैनी ग्लोबल पावर्स आर
कमिंग टू टर्म्स विद इट्स वर्थ। तो ये दोनों ही प्री के लिए ज्योग्राफिकल टर्म्स में थर्ड पोल कौन सा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट टर्म्स में कौन सा थर्ड पोल है, वो ग्लोबल साउथ को जो है कंसिडर किया जाता है। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज चैंपियनिंग ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड विद इन इट द मेंबरशिप ऑफ द 55 नेशन अफ्रीकन यूनियन वाज अनदर रीजन फॉर डिजायर्ड आउटकम ऑफ द G20। तो ये एक और अचीवमेंट है कि जो G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को जो है ऐड किया, 55 मेंबर की अफ्रीकन यूनियन, ज्यादातर इसमें वही डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं। तो बाकी आगे ये है कि जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं लाइक यूरोपियन यूनियन या फिर अफ्रीकन यूनियन, उन वो तो ऑलरेडी हैं इसमें। उसके अलावा आप जो जैसे आसियान है या लेटिन अमेरिका कैरिबियन स्टेट्स का सीलैक जो ब्लॉक है, वो देखो कि वो कब मेंबरशिप सीख करते हैं G20 की। तीसरा जो बताया था दैट इज मिडिल वे, मिडिल पाथ की जब हम बात करते हैं तो इट इज अपेरेंट दैट इंडिया सक्सेस एट द G20 owes itself to its decade old tradition of abjuring alliances and following a middle path on global discourse। तो जब भी ग्लोबल डिस्कोर्स है तो हम हमारा जो डिकेड ओल्ड ट्रेडिशन है कि हम अलायंस में विश्वास नहीं रखते, हम किसी एक तरफ नहीं झुकते हैं, हम लोग मिडिल पाथ को जो है फॉलो करते हैं और बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पे सक्सेस मंत्रा ये तीसरा है जिसकी वजह से G20 में हम सक्सेस अचीव कर पाए। इट हैज पुट इंडिया इन अ बेटर पोजीशन टू बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द ग्लोबल साउथ एंड द नॉर्थ एंड द ईस्ट एंड द वेस्ट। और इसी वजह से हम जो एक बैलेंस जो है वो बैलेंस बेटर पोजीशन में रख पाए कि हमने बैलेंस कर पाए बिटवीन ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच और ईस्ट और वेस्ट के बाद। इट इज दिस ब्रिजिंग रोल दैट इज द मोस्ट नीडेड इन द टाइम ऑफ ग्लोबल पोलराइजेशन। ग्लोबल पोलराइजेशन का जो टाइम चल रहा है उसमें ये वाला जो ब्रिजिंग गैप का रोल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कीपिंग इन माइंड व्हाट यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस सेड एट द दिल्ली समिट में यूएन के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने बोला था बिकॉज इफ वी आर इंडीड वन ग्लोबल फैमिली वी टुडे रिजेंबल ए रादर डिसफंक्शनल। उन्होंने कहा था कि इंडीड वी आर ग्लोबल फैमिली, क्योंकि जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम वन फैमिली वन अर्थ, ठीक है ना, वन वर्ल्ड। तो उससे रिलेटेड ये बोला है कि हम बिल्कुल ग्लोबल फैमिली जरूर है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट अगर सीनरी देखें तो हम डिसफंक्शनल रोल हमारा जो देखने को मिलता है। द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड एक्ट। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो पता ही है कि जो कर्नाटक और केरल के बीच और जो कैचमेंट एरिया को लेके जो टसल चल रहा है उसके रिगार्डिंग है। द एलुजिव डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला इज बैक इन फोकस। जो हालांकि जो डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला जो कभी उस पर एक तरह से कंसेंसस नहीं बनाया, इशू नहीं किया गया था जब ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी उसके टाइम पे। तो तमिलनाडु और कर्नाटक ने सबमिशंस दी हैं, उसके अलावा जो CWM है उसने भी सबमिशंस दी हैं। तो यानी कि ये फिर से जो डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला है वो फोकस में आ गया है, ठीक है ना। देयर इज नथिंग मच इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल 2007 में जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल जो बना था उसने कोई हालांकि फाइनल ऑर्डर में कुछ मेंशन नहीं किया था रिगार्डिंग ये डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला। और जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2018 में विच द प्लेयर्स कंसर्न कुड लुक टू फॉर डिस्ट्रेस शेयरिंग, और डिस्ट्रेस शेयरिंग के लिए उसी ऑर्डर पे जाना पड़ता है। और जुडिशियल बॉडीज ने एक्चुअली क्या कहता है रिफर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रो राटा शेयरिंग इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। उन्होंने बताया कि आप प्रो राटा शेयरिंग बेसिस पे जो है डिस्ट्रेस के टाइम पे शेयर करेंगे वाटर्स को, ठीक है ना। लेकिन वो ये सिचुएशन ये है कि दोनों में से कोई सी भी स्टेट जो है वो अपना वो नहीं कर रहे। जो अपर रिपेरियन स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, उनके यहाँ इस बार मानसून में कम रेनफॉल हुआ है तो वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो वाटर रिलीज कर पाए। तो एंश्योर ट्रांसपेरेंसी द पोजीशन टेकन बाय कर्नाटक एंड तमिलनाडु मे अपीयर टू बी डिफिकल्ट टू रिकंसाइल। वही बात है कि दोनों का अपना अपना स्टैंड और रिकंसाइलेशन नहीं हो पा रहा है, बट दिस शुड नॉट डिटर द अथॉरिटी। लेकिन अथॉरिटी को इससे कोई डिटरेंस नहीं होना चाहिए और इफ रिक्वायर्ड द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम ट्राइंग टू फाइंड अ फॉर्मूला। लेकिन जो अथॉरिटी है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWM में या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको एक फॉर्मूला जरूर लाना चाहिए जिससे ये डिस्ट्रेस शेयरिंग टाइम पे जो है डिस्ट्रेस के टाइम पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जा सके और जो पीपल है उनको जो है परेशानी से बचाया जा सके। द हिस्ट्री ऑफ द कावेरी डिस्प्यूट शो दैट इट इज पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हु हैव नॉट राइजन टू द ओकेजन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे लोगों को ये बताया कि लोगों ने जो है ओकेजन पे राइज नहीं हुए हैं, इस वजह से जो है जो डिस्प्यूट है वो ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। तो दिस इज इट, इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसमें, यही चीज़ें मैंने बताई कि अभी डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला की जरूरत है और अथॉरिटी को जो फॉर्मूले पे आना ही पड़ेगा। फैसिलिटेटिंग डिग्रीज विद इन अ डिग्री, तो ये बेसिकली बात की है जो इंडिया का हायर एजुकेशन नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो बनाया गया है उसके रिगार्डिंग ये बात किया है कि इंडिया में 1990 अगर देखें तो वर्ल्ड में देखें तो लेट 1990s में जो है ये मोमेंटम आ गया था इसके लिए, लेकिन इंडिया में जो अभी तक जो है वो रिसेंटली तक ये नहीं आया था। फिर 2012 की 60th मीटिंग जो हुई थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन की, उसमें जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ये वाली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, ठीक है ना। और उसके बाद हम लेके आए नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क
और ये स्टेप हालांकि वेलकम किया है, लेकिन ये भी बोला होता है कि द यूजीसी मस्ट रिमूव ऑल द कंफ्यूजन अबाउट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन जो भी कंफ्यूजन रह गया है उसको, जो काफी सारे कंफ्यूजन अराइज होते हैं ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उनको एड्रेस करने की जो है वो जरूरत है कि उनको यूजीसी को जो है वो सारे कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी तो वही बताया कि बहुत सारी गाइडलाइंस आपने बना दी है, डेफिनेशंस अलग अलग बना दिए हैं, उनसे जो है कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऑथर ने कुछ चीजें इसमें बताई है। पहला, जो NHEQF है, इट डज प्रोवाइड exit requirements but eligibility conditions and pathways through which a student can enter a program at a particular level are alluded to vaguely। इनका वेग तरीके से, एक तरह से इनको बताया गया है कि किस तरीके से आप एलिजिबिलिटी कंडीशन या पाथवे क्या जिनसे आप स्टूडेंट एंटर कर सकते हैं। एग्जिट रिक्वायरमेंट जरूर बताएं कि क्या क्या चाहिए, लेकिन एंट्री और जो प्रोग्राम में पाथवे को किस तरीके से फॉलो करना है, किसी पर्टिकुलर लेवल पे या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में किस तरीके से एंटर करना है, उनके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। फिर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अवार्डेड बाय डिसिप्लिन सच एज एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन एंड फार्मेसी आर कॉन्स्पिक्यूअस बाय देयर एब्सेंस। इनको इनको एब्सेंट रखा गया, इनके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। फिर बोला द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज फार मोर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स देन द यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया। जो इसमें फॉलो किया गया है एक्चुअली, ये जो जिसको हमने कॉपी किया है वो क्या है, यूरोपियन एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स को, यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स को और डबलिन डिस्क्रिप्टर्स को जो है फॉलो किया गया है। तो उसमें ये बताया ऑथर ने, उसके भी रिगार्डिंग कंसर्न जताई है। पहले तो ये कि जो इंडिया में अगर हम देखें तो ज्यादा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ज्यादा डाइवर्स है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया। तो जाहिर सी बात है हमें वाइडर और मोर इंटेंस कंसल्टेशंस की जरूरत होगी स्टेट्स के साथ, ठीक है ना। दूसरा, जो डबलिन डिस्क्रिप्टर्स हैं और लर्निंग आउटकम्स हैं, वो दे आर डिजाइन प्रिंसिपली बाय यूरोपियन एजुकेशनिस्ट एंड आर सूटेड टू द यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट। तो जो वो सारे के सारे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट को सूट कर रहे हैं, तो क्या इंडिया में उनको कॉपी कर देना जो है, उनको रेप्लिकेट कर देना, क्या वो जो है वो इतना ईजी रहने वाला है? वो नहीं। दूसरा सवाल ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बोला है वो ये बोला है कि जो यूरोपियन हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स है वो लगभग 2 डिकेड पहले होते हैं, 20 साल पहले होते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या आपने उन चेंजेस जो भी हुए हैं या प्रेजेंट सिनेरियो जो है उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हो, आप उसको उसी को आप क्यों फॉलो करें 20 साल पुराने को, ठीक है ना। तो आप उसको नए उसमें चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट किए हैं या नहीं किए। दूसरी बात, मतलब एक बात ये भी है। फिर एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट एन इंडिविजुअल्स लर्निंग कैपेसिटी। आप एजुकेशन से रिलेटेड कभी ऐसे आता है क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कंक्लूजन में या उसमें भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट एन इंडिविजुअल्स लर्निंग कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज, सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो डिटरमाइन लर्निंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट कोट, इस जो लर्निंग जो है वो सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जो है लर्निंग को डिफाइन करते हैं। सिर्फ कैपेबिलिटीज और लर्निंग, सिर्फ कैपेबिलिटीज और हाँ, लर्निंग कैपेसिटी जो है वही सिर्फ आउटकम नहीं है लर्निंग के, ठीक है ना। फिर फर्दर ऑथर ने ये भी बोला डिफिकल्टी इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या डिफिकल्टी होने वाली है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो काफी कुछ सीरियस डिफिकल्टी जो है वो फेस हो सकते हैं NHEQF को फ्रेमवर्क को लाने में। पहला क्या है कि पहला तो ऑथर ने बोला कि डॉक्यूमेंट जो है प्लेसेस ऑल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उन्होंने कंटिन्यूम ऑफ 4.5 to 10 इस स्केल पे जो है सबको उन्होंने प्लेस किया गया है। फिर फ्रेमवर्क क्रिएट्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज विद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है उसको 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के इक्विवेलेंट जो है दोनों की इक्वेट कर दिया है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ सच अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज दैट आर परस्यूड आफ्टर अनदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। जैसे बीएड को आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो इन सारी डिग्रीज का जो एक तरह से उनका डिटर्मिनेशन, उनका लेवल जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है ना। फर्दर द आइडिया दैट ए बीएड कुड बी कंप्लीटेड इन 1, 2 और 4 ईयर्स इज कंफ्यूजिंग। और ये जो आइडिया है कि आप बीएड को 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, 2 साल में कर सकते हैं, 4 साल में कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आइडिया कंफ्यूजिंग है। तो इन कंफ्यूजन को एड्रेस नहीं किया गया है। फिर द डॉक्यूमेंट सजेस्ट दैट 1 क्रेडिट मस्ट कंप्राइज 15 आवर्स ऑफ डायरेक्ट एंड 30 आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग। तो जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये बताया कि जो 1 क्रेडिट है वो कंप्राइज होने चाहिए 15 घंटे की डायरेक्ट लर्निंग और टीचिंग और 30 घंटे की इनडायरेक्ट टीचिंग, और टोटल 20 की मिनिमम 20 क्रेडिट जो है वो होने चाहिए एक सेमेस्टर में। तो मतलब ये हुआ कि एक सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर ए मिनिमम 900 आवर्स पर सेमेस्टर और क्लोज टू 10 आवर्स अ डे। इवन 900 घंटे पर सेमेस्टर उनको पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग होगी, और 10 घंटे पर डे जो है वो बैठेगा, ठीक है ना। तो उसने ये कहा कि दिस इज वेरी एम्बिशियस। अगर फुली रेजिडेंशियल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखें तो वो भी इसको अचीव नहीं पाए, उनके लिए भी ये बहुत एक हाई टारगेट है।
तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं या मेगर फैकल्टी रिसोर्स है उनके पास, तो उनके लिए तो ये डॉन्टिंग सिचुएशन होने वाली है, वो इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट जो ऑथर ने बोला है, सेकंड लास्ट बोला है, वो बोला कि मिस्ट्री ऑफ लर्निंग आउटकम्स बोरोड लिबरली फ्रॉम डब्लिन डिस्क्रिप्शन रिमेन्स अनएड्रेस्ड। कि आपने जो लर्निंग आउटकम्स को सीधा सीधा बोरो किया आपने डब्लिन डिस्क्रिप्टर से, वो एक तरह से अनएड्रेस्ड है, मिस्ट्री की क्यों उसको वहां से सीधा सीधा उठाएगा। वेदर जेनरिक और स्पेसिफिक टू अ डिसिप्लिन लर्निंग आउटकम्स में वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिसिप्लिन, जाहिर सी बात है अक्रॉस डिसिप्लिन वो वेरी कर सकती हैं। बिसाइड दे मे नॉट बी मेजरेबल बाय द सेम यार्डस्टिक अक्रॉस डिसिप्लिन, और सभी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उनको एक ही यार्डस्टिक यूज करके आप जो है उनको मेजर नहीं कर सकते हैं आउटकम्स को। अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग यार्डस्टिक, अलग अलग मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे उनको डिसिप्लिन मतलब लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने के लिए। आगे देखते हैं, डाटा पॉइंट में आज कोई इतना खास डाटा आया नहीं था। नेक्स्ट इज, ये अच्छा आर्टिकल है, साइमल्टेनियस पोल्स डू स्टेट्स हैव अ से। तो यहाँ पे बेसिकली जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है उसके उसके रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड बात की है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जा सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए रेटिफिकेशन की जरूरत है, और ये जो लिमिटेड प्रेस्क्राइब्ड रेटिफिकेशन है, ठीक है ना, वो टाइम लिमिट है उसकी नहीं, उसी के सारे रिगार्डिंग बात की है। तो बेसिकली तो यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की है। तो लॉ मिनिस्ट्री ने आउटलाइन किया 7 टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द पैनल, जो ये पैनल अपॉइंट किया था जो कि ये देखने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन वाले आइडिया को, ठीक है ना। और उनमें से एक जो था वो ये था, टू एग्जामिन एंड रिकमेंड इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट, कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए उसको रेटिफिकेशन स्टेट से जरूरत है या नहीं है। तो अमेंडमेंट के प्रोसेस को कौन डील करता है, तो ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जो आर्टिकल 368 है वो गवर्न करता है प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें 3 तरीके से जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला ये है थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सिंपल अमेंडमेंट से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो प्रोविजंस है, ये जो प्रोविजंस है सॉरी फर्स्ट टाइप जो है, ये सारे के सारे एक्सक्लूड रखे गए हैं फ्रॉम परव्यू ऑफ आर्टिकल 368, मतलब इनको अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। तो मेनली 3 तरीके से अमेंडमेंट जो है, उनमें से पहला है कि सिंपल मेजोरिटी से जो है जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वो अमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आर्टिकल 4 को अमेंड कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 169 को है एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स है, ठीक है ना। पैरा 21 टू 13 ऑफ शेड्यूल 6 है प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, एएमटीएम। शेड्यूल 6 को आपको याद रखना है, एएमटीएम से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, उनको कर सकते हैं। तो ये सारे सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है, जो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आते वो आते हैं आर्टिकल 368 उनके लिए, और उसके लिए आर्टिकल 368 क्या स्टिपुलेट करता है, इट स्टिपुलेट दैट दे कैन बी अफेक्टेड बाय प्रेस्क्राइब्ड स्पेशल मेजोरिटी। वो जो अमेंडमेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी से लाया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, wherein not less than 2/3 of the members are present and voting in each house of the parliament as well as a majority of the total members of each house। तो 2/3 members present and voting होने चाहिए, साथ में जो टोटल हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसकी मेजोरिटी भी जो है वो होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तब इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो बाकी जो 368 में प्रोविजन है वो इससे जो है अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये था कि ये शुरू में जो बताया था ये था कि ये फाइनल वोटिंग स्टेज में रखी जाएगी, लेकिन लोकसभा रूल में जो प्रेस्क्राइब है कि ये ऑल इफेक्टिव स्टेज पे जो है इसको लागू करना है, ठीक है ना। तीसरी कैटेगरी भी बताई गई है जिसमें जो है आपको स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और साथ साथ रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके 1/2 स्टेट लेजिस्लेचर में उसको जो है वो अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जो आप उसको अमेंडमेंट करते हो। लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं करेगी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है ना। Resolutions ratifying the proposed amendment should be passed before the bill is presented to the president for his assent। प्रेसिडेंट को कितने टाइम में जो है आपको रेटिफाई करके वो भेजना है, वो उसके लिए कोई टाइम लिमिट जो है स्पेसिफाई नहीं किए। जैसे ही हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो रेटिफाई कर देते हैं उसको जो है प्रेसिडेंट जो है ठीक है ना पास कर सकता है। विच अमेंडमेंट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट, तो वही है कि ये रेटिफिकेशन किस किस में चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो पर्टेन करती है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी उन सब केसेज में जो है स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। उनको कॉमनली हम रेफर करते हैं एंट्रेंज प्रोविजंस, एंट्रेंज प्रोविजंस उनको कॉमनली रेफर किया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर को पर्टेन करते हैं वो आर्टिकल 368(2) में उनको मेंशन किया गया है, और एंट्रेंज प्रोविजंस इनको रेफर किया जाता है, ठीक है ना। इसमें
आपको पता होगा जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है आर्टिकल 54 55 वो हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल 73 से 162 में वो हैं, और जो यूनियन जुडिशरी या फिर हाई कोर्ट्स हैं उनको है आर्टिकल 124 147 231 इस तरीके से सारे प्रोविजन यूनियन एंड स्टेट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का है ना, उनका है जैसे कि आर्टिकल 245 टू 255 ये सारे अफेक्टेड है। जो सेवंथ शेड्यूल में जो है लिस्ट मेंशन्ड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो सारे मैटर्स हैं। अगर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में चेंज करनी तो वो सारे प्रोविजन आर्टिकल 82 में, तो ये सारे आप एक बार नजर मार सकते हैं। और आर्टिकल 360 इटसेल्फ अगर उसमें भी कोई आपको अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए भी आपको रेटिफिकेशन चाहिएगा स्टेट से। तो कॉन्स्टिट्यूशन 100 में फर्स्ट अमेंडमेंट का यहाँ पे एग्जांपल है, जिससे जीएसटी जो है रेजिम लाया गया था, तो उसको जो है मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ने जो है रेटिफाई किया था बिफोर प्रेसिडेंट असेंट्स जो है रिसीव हुई थी उसको सितंबर 8 2016 में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के बारे में भी होते हैं यहाँ पे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में भी इस बारे में बात हुई थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्वेश्चन दैट परमिटिंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू टेक प्लेस बाय सिंपल मेजोरिटी वुड डिफीट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अगर सारे ही प्रोविजंस को आप सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंड कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा, पर्पज और प्रिंसिपल दोनों ही, ठीक है ना। फिर इट ऑल जो 10th शेड्यूल की यहाँ पे बात की है, जिसमें उतने यहाँ पे जब 10th शेड्यूल जब है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स की यहाँ पे बात की है उतने कि उसमें क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ने क्या बोला इसके रिगार्डिंग, तो स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अगर वो रेटिफाई नहीं होता है। तो उसमें दो एग्जांपल हैं, एक तो क्योतो होलोहन वर्सेस जचिलू 1992 का केस में जो रिगार्डिंग था एंटी डिफेक्शन इसको केस बोला जाता है, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी थी 10th शेड्यूल की वो इंसर्ट की गई थी थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो एक तो ये आपको याद रखना है, ये केस किससे रिलेटेड था, ये एंटी डिफेक्शन केस बोला जाता है, ये याद रखना है, जहाँ पे इसको चैलेंज किया गया था अमेंडमेंट को, ये रेटिफाई नहीं किया गया था स्टेट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, इट पर जो 10th शेड्यूल का था वो पैराग्राफ 7 जो था, इट परपोर्टेड टू आउट द जुडिक्शन ऑफ द ऑल कोर्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ पैराग्राफ 7। तो क्योंकि जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है, और वो उसके लिए स्टेट जो रेटिफिकेशन बाय स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट है वो जरूरी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो अपहेल्ड किया था 10th शेड्यूल को, तो वैलिड किया था कि 10th शेड्यूल वैलिड है, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो है, लेकिन जो पैराग्राफ 7 था शेड्यूल का इनवैलिड फॉर वांट ऑफ रेटिफिकेशन, उसको इनवैलिड घोषित किया था। अभी रिसेंट का अगर एग्जांपल देखें तो जुलाई 2020-2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह केस में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 का लगाया था उसको जो है एक तरह से इनवैलिड किया था, स्ट्रक डाउन किया था, और उसमें उस प्रोविजन को एक्सटेंड किया था टू द एक्सटेंट दैट इट इंट्रोड्यूस पार्ट 9th बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डील विद कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनको एक तरह से स्ट्रक डाउन किया गया था उसके पार्ट को, ठीक है ना। तो उस पार्ट को जो है ऑपरेटिव ओनली इन सो फार एज कंसर्न मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो एड्रेस कर रहा था पार्ट उसको सिर्फ उसने बोला ऑपरेटिव रहेगा, बाकी सारा इनवैलिड बोल दिया था, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली जो है वो स्टेट सब्जेक्ट की लिस्ट में आता था एज पर एंट्री 32 इन द लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। तो उस पार्ट को इनवैलिडेट कर दिया और जो पार्ट वैलिड था उसको वैलिड दिया, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इनवैलिडेट कर सकता है अगर कोई प्रोविजन रेटिफिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर फर्दर ऑथर ने बात की है कि जो ये लाने वाले हैं, जो अभी लो कमीशन की अगर हम रिपोर्ट देखें, लो कमीशन ने भी बोला कि अगर हमें ये वन नेशन वन इलेक्शन वाले आइडिया को लाना है तो हमें, एक तो उसने बोला था कि इनफीजिबल है, दूसरे बोलते अगर करना भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट जो है वो लाने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज हैं वो सब जो है आपको एक तरह से अमेंड करने पड़ेंगे अगर आप इस तरह का एक साथ पोल करना चाहते हैं, ठीक है ना। और द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यूनियन गवर्नमेंट टू अमेंड आर्टिकल 172, और 172 जो है वो भी अमेंड करना पड़ेगा, जो स्टिपुलेट करता है दैट एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 172 आर्टिकल क्या कहता है, ये भी आपको प्री के लिए याद रखना है। ये कहता है कि अगर जब तक जो कोई सूनर डिसॉल्व नहीं कर जाए तो हर कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो है पूरे 5 साल का टेन्योर जो है वो कंप्लीट करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, ठीक है ना। यानी कि नई नई असेंबली अगर आती है तो वो 5 साल के लिए रहेगी, वो रिमेनिंग ऑफ द टेन्योर के लिए नहीं रहेगी, तो इसको भी आपको अमेंड करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटीज द नीड टू एक्सपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट उठाया गया किसी दूसरे न्यूज़पेपर से, तो जो मेन चीजें हैं वो हम बात करें, पूरा आर्टिकल तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो जो ह्यूमैनिटीज का एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटीज का फील्ड है वो थोड़ा सा रिसेंट है, उसके बारे में बात की गई है। तो
introduction to environmental humanities that encompasses the traditional understanding of human and non-human interaction within nature, which result in sustainable coexistence. तो जो environmental humanity बेसिकली क्या है, इट encompasses ट्रेडिशनल जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन इंटरेक्शन की नेचर के साथ, उसको जो है बेसिकली ये एड्रेस करता है, ये इस डिसिप्लिन में आता है। जो ऑथर्स थे इस आर्टिकल के, जो जहाँ से न्यूज आर्टिकल लिया गया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट इंस्टीड ऑफ लुकिंग एट साइंस एज द ओनली सोलेस to providing solutions to environmental issues, disciplines on humanities and social sciences must also be taken seriously to understand indigenous epistemologies that broaden our understanding of nature. तो हमारी नेचर के प्रति अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए सिर्फ एनवायरमेंटल इशूज को आप साइंटिफिक सॉल्यूशन या साइंस से रिलेट करें, ये जरूरी है। जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज हैं उनको भी जो है आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो इंडिजिनस जो हमारी नॉलेज है उसको भी आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, ताकि आप नेचर के अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा अच्छे से कर सके, ठीक है ना। जो ऑथर है उन्होंने ये भी वार्न किया था अगेंस्ट अ यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। जो यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं हम, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की, उसकी बात करते हैं। जो अगर हम नेशनली प्रोजेक्ट हमारा देखें, इंडियन नॉलेज सिस्टम इज डेंजरस, उसको ऑथर ने डेंजर बताया था, एज इट इज अ नियर रिप्लेसमेंट ऑफ द वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। तो जो जस्ट एक रिप्लेसमेंट के तरह आपने उसको यूज किया कि आप वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग को रिप्लेस करके आप इंडियन नॉलेज सिस्टम को ला रहे हैं, उसमें कहीं भी जो मल्टीट्यूड ऑफ नैरेटिव्स है या जो पर्सपेक्टिव्स है मल्टीपल, उनको जो है वे सोशल और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं दैट डिस्कस द एंटेंगलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद द एनवायरनमेंट, उन चीजों को कहीं भी एक साथ नहीं लाया, मल्टीट्यूड या डाइवर्सिटी की बात नहीं की कि उनके पर्सपेक्टिव्स को भी इसमें लाया जाए। मतलब बेसिकली ऑथर्स ये कहना चाह रहे थे कि आप वेस्टर्न और जो ईस्टर्न है या आपका जो इंडिजिनस है उनको आप कंबाइन करके एक डिसिप्लिन लाइए, आप उसको कंबाइन करके स्टडी जो है एनवायरमेंटल इशूज पे कीजिए, ठीक है ना। फिर फर्दर ऑथर ने बताया कि इन लुकिंग एट द एनवायरनमेंट एज अ फिजिकल एंटिटी मीड टू बी एक्सप्लॉइटेड अकॉर्डिंग टू मैन्स विशेज। अगर आप एक फिजिकल एंटिटी के रूप में सिर्फ एनवायरनमेंट को देखते हैं तो एक तरह से मैन की विशेज के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। तो जो न्यू लिबरल एस्टेब्लिशमेंट हैव सेपरेटेड पीपल्स इंडिजिनस एक्सपीरियंसेस एंड नैरेटिव्स फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। और कहीं ना कहीं जो न्यू लिबरल वर्ल्ड है, न्यू लिबरल जो एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने सेपरेट कर दिया लोगों का जो इंडिजिनियस जो ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस है उसको कहाँ से, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है नेचर की उससे, क्योंकि अब सिर्फ हम एनवायरनमेंट को एज ए फिजिकल एंटिटी के रूप में हम सिर्फ उसको समझ रहे हैं। तो इससे हटके हमें उन्हें इंडिजिनियस जो हमारी लर्निंग है नॉलेज उसको भी जोड़ना पड़ेगा। द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट व्हाइल यूजिंग जेंडर, कास्ट एंड ट्राइबल एक्सपीरियंसेस एज केस स्टडीज स्टिल लार्जली रिमेन्स एंड्रोसेंट्रिक एंड ब्राह्मणिकल। और वो कहीं ना कहीं अभी भी फोकस्ड है या तो एंड्रोसेंट्रिक मतलब मेल से रिलेटेड जेंडर के हिसाब से बताया उसने, या फिर जो हायर कास्ट हैं कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड वो सिर्फ वही डोमिनेट करते हैं। जो एक तरह से जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है या जो जो एक तरह से फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनमें उनके इशूज या उनके अंडरस्टैंडिंग को हम जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है ना। They explain that the discipline shifts away the central focus from dominant figure of the human and recognize that neither humans nor non-humans take precedence in the discourse, contributing to a better comprehension of the environment as an entity in its own। जो ह्यूमैनिटीज की बात की है, ह्यूमैनिटीज और सोशल उसकी बात की है एनवायरनमेंट में, उसमें ये बताया कि वो सेंट्रल फोकस जो ह्यूमन से हटा के वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करते हैं कि ना तो ह्यूमंस ना ही नॉन ह्यूमंस जो है वो प्रेसिडेंस लेते हैं इस डिस्कोर्स में, कंट्रीब्यूट टू बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द एनवायरनमेंट एज एन एंटिटी इन इट्स ओन राइट। और वो अपने आप में एक अपनी एंटिटी को उसको समझना चाहिए, नेचर को या एनवायरनमेंट को। द डिसिप्लिन डिमांड्स बोथ सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस बाय सेंटरिंग एंड डिसेंटरिंग ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस एज इट रिकॉग्नाइजेस दैट एनवायरमेंटल इश्यूज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल इनजस्टिसेज एंड डिस्क्रिमिनेशंस फेस्ड बाय मार्जिनल कम्युनिटीज। कि जो मार्जिनल कम्युनिटीज जो डिस्क्रिमिनेशन या सोशल इनजस्टिस फेस कर रहे हैं, आप उसको सेपरेट रख के जो है या डिसेंट्रलाइज करके आप उसको सेट असाइड करके जो है एनवायरमेंटल ना तो जस्टिस कर सकते हैं ना फिर आप सोशल जस्टिस ला सकते हैं। तो सोशल और एनवायरमेंटल जस्टिस लाने के लिए आपको उनको जो है इंक्लूड करना ही पड़ेगा, उन पे जो उनको सोशल जस्टिस और उनको जो है उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको आपको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। द डिसिप्लिन एनरिचेज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट एंड हेल्प्स अस री-इवैल्यूएट कन्वेंशनल नोशंस ऑफ नेचर। तो जो कन्वेंशनल नोशंस बने हुए हैं नेचर के रिगार्डिंग, जो ट्रेडिशनल्स लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, जो कम्युनिटीज या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनको भी आपको नोशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तब जो आपको जो एनवायरमेंटल स्टडीज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको रीवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी। उसमें ये डिसिप्लिन जो है आपको हेल्प करने वाला है, जो हमने बात की एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटीज की, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे डिस्कशन कंटिन्यू रहने वाला है। सो थैंक यू।